So, good morning, students. Very good. So, we are meeting after 2 3 days. So, now today we will discuss about conservative force. हमने बच्चे इस चैप्टर में वर्क के बारे में पढ़ा, then kinetic energy, then potential energy. Now today we want to discuss about conservative force. किस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं? तो इसमें हम ये कहते हैं कि whenever work done by force or against force is independent of path followed, is independent of path followed by the body and depends only on initial and final position of body. Initial and final position of body, then force is said to be conservative force. क्या मीनिंग है बेटा इसका? कि इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ. जैसे हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या इसका मीनिंग है और क्यों हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं? आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यू शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर. इसमें बेटा वी आर कंसिडरिंग A is the initial position of the body. That means a body of mass m is placed at this position E. And this body has to reach at this very point B. And this point B is at height h. That means a body अगर यहाँ पर आ गई तो इसका मतलब कि बॉडी ने h हाइट कवर की. अब इसमें एक तो सिंपल तरीका ये है कि बॉडी विल मूव अलोंग द वर्टिकल पाथ. सीधा वर्टिकल पाथ से वो मूव करी ए से बी पोजीशन तक. दूसरा, अब ये देखो बेटा, ये पोजीशन तो बॉडी की उसी जगह पर है और इसी तरीके से बॉडी यहाँ पर पहुँच रही है, पर अब वो ऐसे नहीं जा रही बल्कि वो यूं जा रही है. वो बॉडी इस पॉइंट से चली यहाँ तक, फिर उसने यूं कवर कर लिया, फिर ऐसे गई, फिर यूं कवर कर लिया, फिर ऐसे गई. यानी कि इफ वी आर टेकिंग दिस पॉइंट एज ओ, तो आप इसको लिख लो कि दिस इज सी डी ई एफ एंड अगेन दिस पॉइंट इज बी. तो यहाँ पे ए से बी सीधा चलेगी थी, लेकिन यहाँ इस तरह से जिगजैग करके जा रही है. So path followed is different in the two cases, but initial and final position is same. दोनों में initial position A फिगर में भी और B फिगर में भी A पॉइंट है और final position B पॉइंट है. अब हम वन बाय वन दोनों में देखते हैं. तो अब अगर आप बेटा फर्स्ट केस ले रहे हो तो उसमें अब आप क्या कहोगे कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, work done to move body from position A to B. और किससे? यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, कि बॉडी को जो आप मूव करवा रहे हो, that body is moving against gravity in the upward direction. क्या होगा बेटा वर्क इसमें? डायरेक्ट फोर्स इज कांस्टेंट. फोर्स क्या है? वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg. सो इट विल बिकम mg और distance traveled is h and angle between the two is cos of 180 degree. Angle is 180 degree.
हमने यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया? वी आर सिंपली टेकिंग द फॉर्मूला दैट वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. So here the force is in the downward direction and displacement is vertically upward. So the angle between the two will be 180 degree. तो इसलिए वर्क डन बन गया mg h cos of 180 degree. So it will be mg h cos 180 degrees minus 1. तो it will be minus mg h1. ठीक हो गया? अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग दिस पाथ बी, केस बी, कि इस केस में वर्क क्या होगा व्हेन बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसमें बेटे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये हाइट h1 है, यहाँ से यहाँ तक ये h2 है और यहाँ से यहाँ तक ये h3 है. तो इसमें जब आप लिखोगे इसमें आएगा बेटा WAC प्लस WCD प्लस WDE प्लस WEF प्लस WFB. ये क्या है? ये है बेटा WAC का मतलब वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम पोजीशन A टू C. देख पहले बॉडी कहाँ से चली? A पॉइंट से. कहाँ तक पहुंची? C पॉइंट तक. कितनी हाइट कवर की? h1 अगेंस्ट ग्रेविटी. तो WAC हो गया mg into h1 into cos 180 that is minus mg h1. उसके बाद बॉडी C से D पॉइंट की तरफ जा रही है. इन दिस केस वर्क डन विल बी 0. क्यों? क्योंकि फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ग्रेविटी की फोर्स, और मोशन इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. cos 90 डिग्री 0. उसके बाद WDE mg h2 into minus 1. Again force mg is in the downward direction, motion is upward, so angle is 180 degree. उसके बाद बॉडी E से F पर गई. वर्क डन इज 0 because body is moving in horizontal direction and force is in the vertical direction. Angle will be 90 degree. Then mg h3 into minus 1 जब ये बॉडी F से B पर जा रही है. तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ये क्या बन गया? माइनस mg कॉमन ले लो, h1 प्लस h2 प्लस h3. अब जरा ध्यान से देखिए, h1 और ये क्या है? h2 और ये क्या? h3. so this total is equal to h. तो again the work done will be the C. तो दोनों में देखिए पार्ट फॉलोड इज इंटायरली डिफरेंट, बट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. सो इन दिस केस व्हाट यू विल से नाउ कि ग्रेविटेशनल फोर्स doesn't depend upon path followed by the body, but it work done against gravitational force does not depend upon path followed, but it depends only on the initial and final position of the body. ठीक होगी बात क्लियर? तो इसलिए हम इसे कंजर्वेटिव फोर्स कह रहे हैं. अब दूसरा एक और पॉइंट भी बेटे कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाता है. जैसे पहला पॉइंट तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो मैंने कहा और वो मैंने प्रूव भी कर दिया. दूसरा इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि वर्क डन by force, by conservative force over closed path is always 0. Is always 0. ये कैसे? Work done by conservative force over क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0. कैसे बेटे? इस सिचुएशन को हम किस तरीके से कह रहे हैं? ये देखिए क्लोज पाथ में देखिए, पहले हमने लिया वर्क डन टू मूव बॉडी
from position A to B against gravitational force. अभी कैलकुलेट कर लिए और ये कैलकुलेट करके आपके पास आ गया -mgh। ठीक हो क्या? अब उसके बाद क्या है, बॉडी की मोशन हम वापस, वी वांट दैट बॉडी शुड रिटर्न बैक टू पोजीशन ए, सो दैट मीन्स नाउ हम क्या देखेंगे बेटा, वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम पोजीशन B to E। और ये कौन करेगा, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा क्योंकि बॉडी जो मूव कर रही है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो वर्क विल बी डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, हियर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस केस में बच्चे किधर को है फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और मोशन किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स यू विल टेक mgh cos of 0 degree, तो दिस विल बिकम mgh। तो इसमें हमने अब क्या देखा कि वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम A to B against gravitational forces -mgh, and work done to move body from B to A by the gravitational force is mgh, तो total work done over closed path, total work done over closed path comes out to be -mgh plus mgh, that is 0। ठीक होगी बात? तो इसमें अब आपने क्या याद करना है बेटा, अब आपने ये याद रखना है कि whenever we are talking about conservative force, तो उसमें दो चीजें आ रही हैं। एक तो ये आ रहा है कि वर्क डन टू मूव बॉडी, ठीक है, अगेंस्ट फोर्स और बाय फोर्स is independent of path followed and it depends only on the initial and final position of the body। और दूसरा क्या आता है बेटा कि वर्क डन over closed path by the force, work done by force over closed path is always 0। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, और ये आप +2 में जब जाओगे तो वहाँ पर स्टडी करोगे। लेकिन मान लीजिए अब आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए कि नंबर ऑफ फोर्सेस दी हैं और वो उसमें आपको कहे कि आप चूज करिए कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो ये याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब वैसे अगर देखा जाए तो अब आपको ये तो यहाँ से ही क्लियर हो गया कि जो कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है। इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, पहला आ जाएगा बेटा वर्क डन बाय बॉडी बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स, ऐसे कह सकते हो कि वर्क डन बाय फोर्स और अगेंस्ट फोर्स टू मूव बॉडी डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड एज वेल एज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में whenever we are talking about work done by force or against force to move body, that will depend upon initial and final position of the body as well as upon the path followed by the body। और नंबर 2 क्या आएगा, work done by force or against force to move body over closed path will be non zero, वो जीरो नहीं होगा। और इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये देखिए आपने बेटा ले लिया बॉडी की इनिशियल पोजीशन एट दिस पॉइंट ए, बॉडी फाइनली मूव्स टू दिस पोजीशन पॉइंट बी बाय ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस s, ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस है उसका।
तो इस केस में अब बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में है एंड बॉडी इज मूविंग ओवर द रफ सरफेस, तो ऑब्वियसली इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब इसमें क्या बनेगा, वर्क डन अगेंस्ट force of friction to move body from position A to B, from position A to B। क्या आ जाएगा बेटा, it will be Fk dot S, तो it will be Fk S cos of 180 degree, that is minus FKS। अब देखिए इसके बाद बॉडी अब यहाँ से वापस आना चाह रही है, तो नेचुरली बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी अगेन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसलिए अब मैं लिखती हूँ वर्क डन अगेंस्ट force of friction to move body from position B to A, from position B to A, so this will again be minus Fk into S। तो ओवर राउंड पाथ, ओवर द क्लोज पाथ, ये आपके पास कितनी बन जाएगी बेटा, it will not be 0 but it will become minus 2 times FKS। तो इसलिए ये कौन सी फोर्स हो गई, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसमें मान लीजिए कि बॉडी अगर इंक्लाइन पाथ पे जा रही है तो उसमें कुछ और आएगा। तो इस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को बेटा लर्न करना है कि द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नेक्स्ट इसमें कि इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स देन हाउ कैन यू कैलकुलेट फोर्स फ्रॉम एनर्जी। टू कैलकुलेट expression of conservative force from potential energy, from potential energy। इसका बेटे यूं मीनिंग है, जैसे हम अभी कह रहे हैं कि वर्क डन by the conservative force depends only on the initial and final position. That means work done will be difference of initial and final potential energy। ठीक है ना, कि बेटा जब बॉडी ए पोजीशन पे है, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन, वी आर नॉट टेकिंग कि भी मोशन हो रही है तो पोजीशन की बात हो रही है। तो जब वो ए पोजीशन पे है तो ए पोजीशन पे उसके पास इनिशियल एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी यू ए, और जब बॉडी फाइनल पोजीशन पे पहुंची तो उसके पास ये एनर्जी आ गई यू बी। तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट मीन्स यू कैन से कि डेल्टा W will be equal to minus delta U। माइनस क्यों लिया, बिकॉज वी ऑलवेज टेक डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, तो इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल क्या होगी, माइनस। अब डेल्टा W क्या होगा, इट विल बी F डॉट डेल्टा X। सो दैट मीन्स व्हाट इज F, F विल बिकम माइनस डेल्टा U बाय डेल्टा X। अब ये देखो, आप कहोगे इधर वेक्टर लिख दिया मैडम ने, इधर स्केलर, बच्चे ये एफ डॉट डेल्टा एक्स लिखा है, सो दैट विल बी स्केलर। आई एम इक्वेटिंग स्केलर विद स्केलर, आई कैन नॉट इक्वेट स्केलर विद वेक्टर। और अब आपके पास
यहाँ से अब जब आप ये लोगे कि ये मैडम ने क्या लिख दिया, ये इधर एफ लिखा है, तो बच्चे इसमें एफ का जो मीनिंग होगा ना वो आर के साथ होता है। तो यानी कि यू आपने जो इसमें याद रखना है वो आपने ये याद रखना है कि किसी भी मूवमेंट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है तो आप वहाँ से फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाय डिफरेंशिएशन। ये इसलिए बेटा कि व्हेन यू आर टेकिंग द लिमिटिंग वैल्यू, इसका ये मीनिंग है जैसे आपको मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 3x square minus 6x plus 5. You calculate force at x is equal to 2. ठीक है, कि भाई डिफरेंट वेरिएबल भी तो फोर्स है ना हो सकती, तो उसीलिए तो हमने इस तरीके से लिया है। तो अब आप इसमें पहले लिखोगे F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इट इज माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x square minus 6x plus 5, तो इट इज माइनस, अब आपके पास ये क्या बन गया बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x square, देन ये माइनस का साइन, ये तो माइनस वो था, d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस का साइन d बाई डी एक्स ऑफ 5, तो ये तुम्हारे पास आ गया माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 6x square is 6x, 3 into 2 6x, then this minus minus will become plus 6, d by dx of x is 1 और 5 का क्या बन जाना है 0, तो तुम्हारे पास ये बन गया माइनस 6x प्लस 6। अब जब उसने x की वैल्यू 2 की है तो f बन गया माइनस 12 प्लस 6 दैट इज माइनस 6, तो माइनस 6 यूनिट्स। अगर मेरे को कुछ भी वहाँ नहीं पता, अब आप कहोगे फोर्स कैसे नेगेटिव, क्यों, इफ देयर इज रिटार्डिंग फोर्स, when you have to apply brakes then the force is retarding force and that retarding force is always negative। तो इसमें अब मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि when you are talking about conservative force and if at any instant potential energy is given to you, then how you can calculate expression of force from this potential energy। तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि you have to take F is equal to minus du by dx। ठीक होगी बात। अब हम लिखते हैं इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा इसमें एक चीज हमेशा याद रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या कह दिया बेटा, ये सच्चाई है। क्यों तुम्हें कहते हैं क्लास में कि बच्चे ना बोलो, कम बोलो, कंसंट्रेशन से सुनो, कि तुम अपनी एनर्जी वो वेस्ट कर रहे हो उसको कहीं और यूटिलाइज करो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है, यूनिवर्स में अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं जिसमें आप ये कहो कि एनर्जी क्रिएट हो रही है या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it may change from one form to another form। अब इसमें हम यहाँ पर जो लेंगे मैकेनिक्स में, we will talk about mechanical energy। Mechanical energy is considered as sum of kinetic energy and पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया टू शो दैट मैकेनिकल एनर्जी
is conserved during free fall of body. बेटा जब भी आप इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करोगे किसी ना किसी फिनोमिनन में देखोगे ना, तो अब फिनोमिनन हमने क्या कंसिडर की है? फ्री फॉल ऑफ बॉडी। अब आप ये देखिए, ये रहा अर्थ का सरफेस, ये बॉडी पड़ी है इस पॉइंट ए के ऊपर, यहाँ पर, विच इज एट हाइट h above surface of earth. So body is placed at height h above surface of earth. तो यहाँ पर इस टाइम पर एट दिस वेरी पॉइंट ए, ठीक है, तो ए पॉइंट के ऊपर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? जब वो हाइट h के ऊपर है तो इट विल बी mgh। अब मैंने क्या कहा? बॉडी इज प्लेस्ड एट दिस पोजीशन, दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। तो रेस्ट पे अगर बॉडी है तो इट हैज गॉट ओनली एंड ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो दोनों का सम है वो हो गई mgh। ठीक होगी बात? अब हम कह रहे हैं बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। बॉडी को हमने फ्री फॉल करने दिया एंड लेट अस से एट एनी मोमेंट बॉडी रीचेस एट दिस पोजीशन B, और वो यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है? x का। तो उसकी जो हाइट है सरफेस से कितनी रह गई? दैट इज h माइनस x। ठीक हो गया? ये कब हुआ है? व्हेन बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। तो अब हम देख रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर उसके पास कौन सी एनर्जी है। अब बेटा जैसे ही बॉडी नीचे को आना शुरू हुई तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वो नीचे को आ रही है उसकी जो पोजीशन है अर्थ के सरफेस से वो डिक्रीज हो रही है, वो उसके क्लोज आ रही है। दैट मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। अब दूसरी तरफ बॉडी क्या आ गई है? मोशन में आ गई है। तो इसलिए उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे कि पॉइंट बी के ऊपर क्या है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो बेटे आप सीधी लिख लोगे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलिए, mg इंटू एच माइनस एक्स। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कैसे लेंगे? मान लीजिए कि बॉडी एक्वायर्स वेलोसिटी v वेलोसिटी एक्वायर कर रही है बॉडी बी पॉइंट के ऊपर, और स्टार्ट कहाँ से हुई थी? रेस्ट से। तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gx। ठीक है ना? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। तो v इज द वेलोसिटी एट दिस वेरी पोजीशन। तो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई बॉडी की? काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर दैट इज 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इट विल बी mgx। ठीक हो गया? तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी that will become potential energy mgh minus x plus kinetic energy mgx। तो ये बन गया बेटा mgh minus mgx plus mgx, so it will be mgh। तो again the total energy same। अब बी पॉइंट पे दोनों एनर्जी थी। अब बेटा ऐसा करते हुए बॉडी अब फाइनली पहुंच गई एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ए पॉइंट से चली थी, अब बॉडी कहाँ पर है? बॉडी रीचेज एट सरफेस ऑफ अर्थ। प्लीज क्या कहा मैंने? बॉडी रीचेज एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच गई पॉइंट सी के ऊपर,
तो पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि हाइट क्या है अबव सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज जीरो। और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी नाउ हाफ एम वी डैश स्क्वायर, क्योंकि बेटा जब बॉडी का फॉल हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, सो दैट मीन्स इसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बॉडी के ऊपर कौन सी एक्सलेरेशन एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स बॉडी इज नॉट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बल्कि उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ फिर वी डैश स्क्वायर कैसे निकालेंगे बेटा, वी डैश स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू जी एच, क्योंकि बॉडी यहाँ पर पड़ी थी तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है जीरो, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एच डिस्टेंस कवर करके वो ग्राउंड पे पहुंची, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी डैश। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, हाफ ऑफ एम इंटू टू जी एच, तो अगेन इट इज एम जी एच। तो अब बेटा देखिए, अगर आपने ध्यान से चेक किया तो मैंने 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ले लिया मैंने व्हेन बॉडी इज एट पोजीशन ए, ठीक है, और उस टाइम पर बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। दूसरा पॉइंट मैंने इन बिटवीन ले लिया जब बॉडी के पास दोनों काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। और तीसरा पॉइंट मैंने ये लिया कि व्हेन बॉडी रीचेस टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक होगी बात। और तीनों सिचुएशन में हमने क्या देखा कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू एम जी एच। अब एक पॉइंट मैंने इसमें तुम्हें स्पेसिफिकली बोला था स्ट्रेस देके कि आपने इसमें ये कहना है कि बॉडी रीचेस टू सरफेस ऑफ अर्थ, ये बोला था ना, कि ये नहीं कहना। अब मैंने ये क्यों कहा था कि ये नहीं बोल देना बॉडी स्ट्राइक्स अर्थ, क्योंकि जब बेटा वो स्ट्राइक कर गई तो आवाज़ आ गई, फिर तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझे मेरी बात, इसलिए मैंने कहा था बॉडी रीचेस टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग द मोशन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हर मोमेंट पे कांस्टेंट रहती है। अब सपोज करो ये जो मैंने डिस्कस किया हमने, मेरे को लगता है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब आप अगर इसको ग्राफ से शो करना चाहो तो किस तरीके से करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी बेटे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ जी करिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या ले रहे हो, यू आर कंसिडरिंग पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, किधर लोगे, अलोंग एक्स एक्सिस, यही लेना ना बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और y एक्सिस पे क्या आएगा, एनर्जी। अब पहले लो पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितनी, जीरो, और जितनी हाइट ज़्यादा होगी तो उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहाँ मैक्सिमम है, जीरो पोजीशन पे। दैट मीन्स अब अगर तो आप ये लेते हो पॉइंट कि मान लीजिए कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है मैक्सिमम, ये है, ठीक है। और जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंची तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। एक तो ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें जो आप एनर्जी ली, पोटेंशियल एनर्जी,
हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आई थी, mgh। mg क्या है, कांस्टेंट, सो दैट मीन्स दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। सो इसका मतलब कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। व्हेन y इज प्रोपोर्शनल टू x तो किस तरह की शेप आती है, स्ट्रेट लाइन। सो दैट मीन्स कि इफ आई ड्रॉ दिस लाइन लाइक दिस तो चलेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का देखो, तो ये किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, अर्थ के सरफेस पे उतनी ही होनी है ना जितनी आपकी वहां थी, तो ये है, और जब h हाइट है तो 0 है। सो दैट मीन्स दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। समझे? तो बेटा कैसे मतलब ग्राफ का सोचते हैं। ग्राफ का देखने के लिए पहले तो तुम्हें वाई एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनमें रिलेशन पता होना चाहिए। इसमें था एनर्जी इज mgh, चाहे आपको याद है सरफेस पे उसके लिए देखा या वहां देखा, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट आ गया, तो E इज प्रोपोर्शनल टू h। That means this y, this is x, so y is proportional to x, so this is the equation of straight line। फिर आप ये देख लो कि कहाँ पर किस तरीके से है। अब जो टोटल एनर्जी है उसका सम हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट। सो दैट मीन्स अगर मैं यूं ले लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हर पॉइंट पे सेम है। मान लो बेटे मैंने ये ए पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट ए के ऊपर अब आप यहाँ से देख लोगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये यहाँ इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये पोटेंशियल आ गई, उससे आप कैलकुलेट कर लोगे। सो दिस ऑल वाज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हमने जो आर्टिकल किया वो क्या किया कि वी वांट टू शो दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी, और उसके बाद हमने उस एनर्जी का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिया। किसका, मैकेनिकल एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसी तरीके से मैं आपको कहूँ कि यू हैव टू सी द प्रॉब्लम एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग की बात आप कर रहे हैं, जैसे फ्री फॉल की बात की। अब बेटा अगर आपके पास ये स्प्रिंग है तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और हमेशा याद रखिए कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर देयर विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो पोजीशन की यहाँ बात ही। अब आपने क्या किया, पकड़ के इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच पोजीशन में अब अगर आप मैक्सिमम जितना इसको स्ट्रेच कर सकते थे वो आपने कर दिया, तो आपके पास क्या बन गई बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन बन गई। देखो ना ये स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग था, मैंने पकड़ के जितना मैक्सिमम खींच सकती थी खींच दिया, तो उस टाइम पर जब बिल्कुल वो स्ट्रेच पोजीशन में है, सो देयर विल बी ओनली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब इन बिटवीन, अब ये देखो ये स्प्रिंग है, मैं इसको पकड़ के धीरे धीरे लेके जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, इसको ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ धीरे धीरे। अब जब मैं स्प्रिंग को धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी उसमें कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही। मैं करते मैक्सिमम यहाँ तक ही खींच सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकती। तो दैट मीन्स इस स्ट्रेच पोजीशन पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर मैं उसको वापस ला रही हूँ और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी। और जब वो अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग, तो देयर विल बी अगेन ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अब आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है
कि मान लीजिए कि v जो है आपके पास है वेलोसिटी, ठीक है, v वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या बन जाएगी बेटा? इट विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। और v क्या होगा? v मैक्सिमम, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो बाकी जगह वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम स्ट्रेच्ड पोजीशन। तो बेटा आपको पता है ना कि अगर x डिस्प्लेसमेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इसमें मैक्सिमम की बात कर रहे हो तो मैं इसमें लिख लेती हूँ ये के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम इतना इसका एम्पलीट्यूड हो सकता है, इतना इसको खींच सकते हैं। तो अब इसमें क्या है? दिस टू आर इक्वल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इसमें मीन पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है, एक्सट्रीम पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास बेटा v मैक्सिमम स्क्वायर क्या बन गया? दैट इज k बाय m इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। सो दैट मीन्स यू कैन से v मैक्सिमम इज इक्वल टू k बाय m अंडर द रूट इंटू एक्स मैक्सिमम। यानी कि मान लो मैं कहूँगी इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, तो बताओ जब वो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूँ ना कि ये स्प्रिंग है, ये इसका मास है, ठीक हो गया, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मैंने इसको भाई मैक्सिमम खींच दिया, एम्पलीट्यूड इसका आ गया 2 सेंटीमीटर, तो बताइए कि ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा? सो दैट वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। तो यहाँ पर जो मेरा पर्पस था वो ये था सिर्फ और सिर्फ ये बताना कि जब आप कोई भी स्प्रिंग की बात कर रहे हो, बॉडी का फ्री फॉल की बात कर रहे हो, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एनर्जी विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल सम हर मूवमेंट पे कांस्टेंट रहेगा। सो दैट इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। तो आज आपने 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीखे, 1 conservation of energy and second concept of conservative and non-conservative forces. And you will get the notes of this video lecture in the description. So please comment in the comment box about this video, like, share and subscribe ताकि आपको जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।